आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है उसमें इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम जारी की है जिसके तहत इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो एक प्रमुख स्कीम है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि सबको मिला के एक कर देना। तो पहले क्या होता था कि आरबीआई ने ये ओम्बड्समैन स्कीम जो लाया था वो 1995 में बनाया था। इसके बाद एनबीएफसी के लिए 2018 में बनाए गए, जबकि डिजिटल पेमेंट के लिए एक सेपरेट बनाए गए जो कि 2019 में बनाए। तो हर जगह पे अलग अलग था, बैंक के लिए अलग, एनपीएफसी के लिए अलग और जो डिजिटल रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी उसके लिए अलग। तो इसमें कस्टमर कंफ्यूज होते थे कि हमें किस में कंप्लेन करना है, किसके तहत जाना है। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक इंटीग्रेटेड कर दिया इसको, और उसने बोला कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन। मतलब क्या है कि सिर्फ एक ओम्बड्समैन होगा जो कि ऑल कंप्लेन रिलेटेड टू दीज एंटिटीज, चाहे वो बैंक्स का हो, चाहे एनबीएफसी का हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट का हो, वो एक ही उसको डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि ये इंटीग्रेटेड स्कीम जो है ये इसका एक कोई भी जुरिस्टिकल लिमिटेशंस नहीं होगा या कोई लिमिटेड ग्राउंड नहीं होगा, कहीं पर भी कोई कंप्लेन कर सकता है। इवन कोई आदमी यदि चेन्नई का है तो वो जयपुर में कर सकता है, वो जयपुर का है तो वो कलकत्ता में कर सकता है। तो कोई भी उसका जुरिस्टिकल जो है वो नहीं होगा, लिमिटेशंस नहीं होंगी, कोई ग्राउंड नहीं होगा, किसी ग्राउंड पे किए जाएंगे। मतलब उसको एकदम ओपन कर दिया गया। आरबीआई इसके इसके तहत क्या होगा कि ऑल कंप्लेन जो होगा कस्टमर रिलेटेड कंप्लेन उसको अपने वेबसाइट पे ऑनलाइन या ऑफलाइन थ्रू जिस तरीके से वो कंप्लेन किया गया है उसको लेगा। उसमें क्या है वो कंप्लेन नंबर प्रोवाइड करेगा और उसका ट्रैकिंग स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि वो कब फाइल किया गया है या उसमें अभी प्रेजेंट में क्या पोजीशन है। इसके बाद जो कंप्लेंट है वो जो कवर नहीं किए गए बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत उसको क्या है कि वो अटेंड किए जाएंगे कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल ऑफ आरबीआई के द्वारा। मतलब जो कि ओम्बड्समैन स्कीम के तहत नहीं आएगा उस कंप्लेन को जो है सीईपीसी का मतलब होता है कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल ऑफ आरबीआई, वो उसको डील करेगा। इसके साथ ही यदि कोई डिफिशियंसी है सर्विस करने में कस्टमर का तो वो पहले तो लॉन्च करेगा अपने बैंक को, जो कि पहले भी ये चीज़ था। और यदि वो कोई रिप्लाई 30 दिन के अंदर उस नहीं पाता है या जो रिप्लाई दिया गया उससे यदि सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही कोई डिफिशियंसी इन सर्विस यदि आरबीआई गाइडलाइंस के मतलब है कि जैसे कि कोई शॉर्ट कमिंग्स है, कोई फाइनेंशियल सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही है या उसके खाते से कोई पैसा डेबिट हो गया, उसको कोई फाइनेंशियल लॉस है, ये किसी भी तरह का कोई कंप्लेन है तो वो उसको इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में कर सकता है। लॉन्च कैसे किए जाएंगे? तो कंप्लेन लॉन्च करने के लिए इसको या तो फिजिकल फॉर्म में किया जा सकता है एप्लीकेशन देके, या cms.rbi.org.in पे ईमेल के थ्रू भी किया जा सकता है, या इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी किया जा सकता है। तो इसके साथ ही जो एप्लीकेशन ईमेल या फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा रिसीव किए जाएंगे वो रिसीव करेगा सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ आरबीआई जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है। ये किसी भी लैंग्वेज में, इंडिया के किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, वो किसी भी लैंग्वेज में कंप्लेन को रिसीव करेगा। उसके बाद सभी बैंकों को, प्रत्येक बैंक को एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर जो कि जनरल मैनेजर के रैंक का होगा पब्लिक सेक्टर बैंक के या उसके इक्विवेलेंट, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो कैसे रेगुलेटेड एंटिटी को अपना रिप्रेजेंटेशन देता है। कोई भी कंप्लेन यदि कस्टमर के द्वारा फाइल किया गया है तो वो जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होगा जो कि जनरल मैनेजर के रैंक के होगा वही उसमें रिप्रेजेंटेशन देगा। इसके साथ ही जो इसके अगेंस्ट में यदि कोई बैंकिंग ओम्बड्समैन कोई मतलब नॉट सेटिस्फैक्ट्री या कोई टाइमली इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उसके अगेंस्ट में यदि कोई अवार्ड ऑलरेडी दे चुका है बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो
उस कंडीशन में जो बैंक होगा उसको कोई राइट नहीं होगा अपील करने के लिए। इसका मतलब है आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लिया जाए आपने कस्टमर को कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं किया या आपने कस्टमर को कोई टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दिया और कस्टमर आपका ओम्बड्समैन गया, वहाँ पर ओम्बड्समैन ने कोई इस संदर्भ में कोई भी अवार्ड दे दिया, कोई डिसीजन दे दिया, तो उसके बाद बैंक उसमें अपील नहीं कर सकता है। इसके साथ ही एक चीज और है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपीलेट अथॉरिटी होगा इस स्कीम के तहत। उसका जो ईडी होगा इंचार्ज जो, वो उसका अपीलेट अथॉरिटी होगा। स्कीम अप्लीकेबल है जो नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए भी, जिसका डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे अधिक है, तो ये उसके लिए भी अप्लीकेबल होगा। स्कीम जो है आपको जैसे पहले हमने बताया कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन का है, जिसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कंप्लेन करने के लिए, कोई भी आदमी कहीं पे भी कंप्लेन कर सकता है। कस्टमर कंप्लेन टोल फ्री नंबर से भी कर सकता है, जो कि टोल फ्री नंबर दिए गए हैं 1448, जो कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 5:15 तक कोई भी कॉन्टैक्ट सेंटर से उसको करके हिंदी, इंग्लिश या 8 रीजनल लैंग्वेज उसमें डिफाइन किए गए हैं, इसमें वो बात करके भी कंप्लेन को लॉन्च कर सकता है। साथ ही साथ वो कोई भी इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन, कोई ग्रीवेंसेस के संदर्भ में हो, जो रेडेस मैकेनिज्म क्या है या कैसे कंप्लेन करेंगे, ये सब भी आप उससे ले सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में किए गए हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये इसके जो टास्क फोर्स बनाए गए थे उसको हेड किया था अतानु चक्रवर्ती, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे, और उन्होंने ही इसको रिकमेंड किया गया। इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से कि एक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होगा ये 2020 से लेकर 2025 तक के लिए होगा। मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाए गए हैं जिसके तहत कि 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपके एग्जाम में दो चीजें आ सकती हैं, या तो कब से कब तक का पीरियड के लिए है, या इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। किस चीज के लिए होगा? तो ये ईज ऑफ लिविंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, हेल्थ केयर टू ऑल, मॉडर्न रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए है। इसमें क्या है कि 2020 से 2025 के लिए जो सेक्टर निर्धारित किए गए हैं उसमें यह चीज डिसाइड किया गया है कि एनर्जी सेक्टर में 24% खर्च किए जाएंगे, रोड सेक्टर में 19% खर्च किए जाएंगे, इसके साथ ही अर्बन सेक्टर में 16% खर्च किए जाएंगे, रेलवे के क्षेत्र में 13% खर्च किया जाएगा, और अमाउंट अराउंड जो 70% है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। इसमें एक चीज और किया गया है कि मोर देन 102 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय 24-25 खर्च किए जाएंगे सेंटर के द्वारा, जिसमें कि सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का शेयर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 39 और 22 रिस्पेक्टिवली होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जो इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत जो खर्च किए जाएंगे उसमें सेंटर का क्या हिस्सा होगा, स्टेट का क्या हिस्सा होगा और प्राइवेट सेक्टर का क्या हिस्सा होगा। तो 39% सेंटर, 39% स्टेट और 22% जो है वो प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगला टॉपिक है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे बहुत चीजें हैं जो कि फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो फुल्ली यूटिलाइज जो चीजें नहीं हो रहे तो उससे कैसे इनकम कमाया जाए, उनके लिए हमारे नीति आयोग ने ये स्कीम लाया है। तो नीति आयोग ने डेवलप किया ये पाइपलाइन, जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज है उसके तहत ये किया गया है, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि ये मोनेटाइजेशन का जो पोटेंशियल है वो लगभग 6 लाख करोड़ का है, जिसमें कि जो कि कोर असेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ये 4 साल के पीरियड के लिए होगा, जो कि 2022 से लेकर 2025 तक का होगा। मतलब 22, 23, 24 और 25, मतलब ये 4 साल के लिए आपको ये होगा, जिसमें कि 6 लाख करोड़ तक का मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट पॉलिसी है उसके तहत इसको किए गए हैं। इसमें क्या है कि 15% ऑफ असेट
with an indicative value of 0.88 लाख करोड़ are envisaged for roll out for income। मतलब ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 6 लाख करोड़ में से इस साल कितना किए गए, फर्स्ट ईयर में कितने किए गए हैं, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 0.88 लाख या 88,000 करोड़ आप कह सकते हैं, जो कि 15% है जो हमने प्लान किया है उसका, वो इस साल में ये पैसे आएंगे। अब ये मोनेटाइजेशन ट्रांजैक्शन जो होगा, ये बेसिकली क्या होगा कि ट्रांसफरिंग रेवेन्यू राइट टू प्राइवेट पार्टीज फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पीरियड ओनली इन रिटर्न फॉर अपफ्रंट मनी, रेवेन्यू शेयर, कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट। मतलब क्या है कि हम राइट पूरा नहीं दे रहे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी, जैसे आप देखते हैं कि आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप किसी को लीज पे दे देते हैं कि आप लीज पे लीजिए, इस पे जो रेवेन्यू होगा वो हमको खर्च वो दीजिए, आप इनकम कमाइए। तो ये वो तरीका है, ट्रांसफर ऑफ राइट नहीं है, ट्रांसफर उसके ओनरशिप को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उसको रेवेन्यू राइट हम दे रहे हैं कि आप इस पे कमाइए और उसका पैसा हमें दीजिए। इसके साथ ही ये चीज़ें जो है ये हमारे लिए और है कि गवर्नमेंट इसमें लीज करेगा, ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर रेवेन्यू राइट के लिए करेगा, ओनरशिप किसी भी कंडीशन में जा रहा है नहीं जाएगा। जैसे रोड्स है, पोर्ट्स है, रेलवे स्टेशन है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत है, उसको हम मोनेटाइजिंग उस असेट का करेंगे। मतलब जो असेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उस असेट को हम कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। मान लिया जाए कि हम कभी भी कोई ट्रेनिंग सेंटर होता है, उस ट्रेनिंग सेंटर में हम सैटरडे संडे का यूज़ नहीं करते हैं, यदि हमने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे दिया और वो हमारा ट्रेनिंग सेंटर सैटरडे संडे में पैसा कमा के देता है, तो यही काम गवर्नमेंट करने जा रही है कि जो जगह जिसका हमें प्रॉपर कोई ज़मीन है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वो किसी को लीज पे दे दिया जाएगा कि आप इतने साल के लिए रखो और इसके इनकम हमको दीजिए। तो ये मोनेटाइजेशन किया जा रहा है प्रॉपर्टी का, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो गवर्नमेंट हमको बेच रही है। अब इसके साथ है कि इसमें लैंड का कोई रूल नहीं है, मतलब देयर इज नो लैंड। This entire NMP is talking about brownfield project where investment have already been done। मतलब क्या है brownfield project, हम उसको कहते हैं कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है। ग्रीनफील्ड वो प्रोजेक्ट हुआ जो नया प्रोजेक्ट कोई लगा रहा है, ब्राउनफील्ड होता है जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो लैंड इसमें नहीं है। जब कोई भी कंप्लीटेड असेट है जो कि उसको मोनेटाइज किया जाएगा यदि वो अंडर यूटिलाइज्ड है, जो जैसा कि मैंने पहले कहा, और इससे क्या होगा कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से हमें अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको आ सकता है। पहला तो ये कि इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है या नहीं होता है, किस किस पर्पज के लिए गवर्नमेंट इसको दे सकती है, इस साल में कितना प्लान है, टोटल कितने साल का प्रोजेक्ट है, और जो आपका टोटल इसमें मोनेटाइजेशन पोटेंशियल कितने करोड़ का है। तो 6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट है, 4 साल के लिए है, 22 से 25 तक। 15% इस साल में है जो कि 88,000 करोड़ का है, और इसमें सिर्फ ट्रांसफरिंग रेवेन्यू राइट्स टू प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, कभी भी इसमें कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है और लैंड इसमें इंक्लूड नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज हमारा है वो है कि मुथूट फाइनेंस ने सरेंडर कर दिया कि वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर वो लाइसेंस दे दिया। अब मुथूट फाइनेंस जो है वो वाइट लेवल एटीएम को नहीं चलाएगा, उसने आरबीआई को अपना सरेंडर कर दिया। दूसरा क्या है कि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके अशोक भूषण जी को इनका चेयरपर्सन बनाया गया है, जो कि 4 साल के लिए या 70 साल का एज जो भी पहले आएगा उसमें वो रिटायर करेंगे। तो अशोक भूषण, जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलटी के चेयरपर्सन बने हैं। उसी तरह से रामलिंगम सुधाकर जो है वो एनसीएलटी के चेयरमैन बने हैं, जो कि 5 साल के लिए होंगे या 67 साल का एज जो पहले होगा उसमें वो रिटायर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने एक कंसल्ट ऐप इंट्रोड्यूस किया है जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा, एडवाइस देगा, आपको काउंसिल करेगा, गाइडेंस देगा। आप इसमें किसी भी को मतलब कॉल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट होते हैं उसका वो आपको उससे रिलेटेड जवाब देंगे, जिससे कि आपको कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि मेंटरिंग होगा आपका और आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस को भी इसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये कंसल्ट ऐप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही एक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ उसका लिंकअप है, जिसका हेडक्वार्टर
न्यू दिल्ली में है, वो 1 नवंबर 2021 से अपना फर्स्ट ब्रांच ऑपरेशन में लाया है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं कि जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो दिल्ली में है, और वो ऑपरेशन कब से शुरू किया है, तो 1 नवंबर 2021 से। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फेसबुक कंपनी जो है वो अपना नाम चेंज कर रहा है, और नाम चेंज करके उसका नाम रख रहा है मेटा। मेटा का जो मतलब होता है वो ग्रीक है मेटा वर्ड, और उसका मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब वो आगे जाना चाह रहा है, इसलिए उसका फेसबुक का नाम बदलने जा रहा है और उसका नाम अब मेटा हो जाएगा। इसके साथ ही एसबीआई ने योनो ऐप पे टू व्हीलर लोन के लिए दिया है, और उसका नाम दिया है एसबीआई इजी राइड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एसबीआई इजी राइड क्या है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उसका योनो है उसके तहत वो टू व्हीलर का लोन ले सकता है, जिसमें 85% ऑफ रोड प्राइस के ऑन रोड प्राइस के थ्रू आप लोन ले सकते हैं, किसी विदाउट कोई ब्रांच में गए हुए। 10.5% उसका इंटरेस्ट होगा, 4 साल का टेन्योर होगा, लोन का अमाउंट जो है मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 40,000 होगा। ये जो अमाउंट होगा लोन का वो डायरेक्ट डीलर के अकाउंट में डिसबर्समेंट होगा। तो ये एसबीआई इजी राइड क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया एमओयू एनसीडीएक्स ई मार्केट के लिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो क्लियरिंग बैंक होगा ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए एनईएमएल ई मार्केट लिमिटेड के साथ। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज जो बनाए गए हैं उसके लिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभी जो एनसीडीएक्स के तहत जो है उसका क्लियरिंग बैंक कौन है, तो उसके लिए वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स को कवर किया, फिर जल्दी ही मेरा अगला वीडियो आपको मिलेगा। तो आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको प्रमोशन पाना है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे आरबीआई और गवर्नमेंट गाइडलाइन से रिलेटेड वीडियो मैं अगले 15 से 20 दिनों के अंदर इस चैनल पे अपलोड करूँगा।